नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की ये डिस्कशन बीएसई के शेयरों के बारे में होने वाली है, क्योंकि आज के बाजार में हमें बीएसई के शेयर में करीब 6-6.5% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब ये तेजी किस वजह से देखने को मिल रही है, इसके अंदर एनएसई का क्या एंगल है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह है। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंकित, धन्यवाद। सत्यम, सबसे पहले बीएसई के शेयर की बात कर लेते हैं। 6.5% की आज तेजी देखने को मिली। साथ ही एनएसई को लेकर के एक और खबर सामने आई कि हुरून लिस्ट में इस कंपनी को अनलिस्टेड प्लेयर्स का जो स्पेस है उसके अंदर ये सबसे वैल्यूड कंपनी मानी जा रही है। यानी कि एनएसई जो है इस समय पर वो करीब 4.7 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर इस समय पर कामकाज कर रही है। ऐसे में आज बीएसई के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। क्या कुछ है ये कनेक्शन बीएसई और एनएसई के शेयरों में? काफी हद तक कनेक्शन तो है ही अंकित, क्योंकि दोनों एक ही स्पेस में काम करते हैं। और जब आप अभी मैंने चेक किया तो 7.5% तक की तेजी हमें बीएसई में देखने को मिल चुकी है। मतलब बढ़ती ही जा रही है वो रैली जो अभी हम देख रहे हैं इसमें बीएसई में। मोनोपोली बिजनेस है एक तरीके से अगर हम देखें बीएसई का। कोई लिस्टेड एक्सचेंज और है नहीं। और एनएसई का जो ये खबर आई है, हुरून रिपोर्ट जो आई है, इसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो तकरीबन, जैसा कि आपने बताया, 4.7 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन बताई गई है। तो उसी हद से कंपेयर करके इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बन रहा है कि बीएसई का भी बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन्हें भी होगा। और जैसे अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा, अगर थोड़ा बीएसई के शेयर की बात करें, फिलहाल 7.5% की तेजी 5575 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हुरून रिपोर्ट के असर पर भी हम बात करेंगे कि क्या है उस रिपोर्ट में। लेकिन अगर हम देखें मार्केट गिरावट के बाद भी इतनी मार्केट गिर रही है, 6 महीने में बीएसई के शेयर ने 107% का रिटर्न दिया है। और जनवरी से भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन 2-2.5% की का रिटर्न अगर हम ईयर टू डेट देखें तो वो भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आज भी लगभग 7% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट बीएसई के शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का अहम रीजन हुरून रिपोर्ट ही है। बिल्कुल। तो अब सत्यम, आई थिंक फिर बीएसई के शेयरों में जो तेजी है, जो आप लगातार सुबह से ढूंढ भी रहे होंगे कि आखिर बीएसई का शेयर क्यों भग रहा है, 6% 7% की तेजी क्यों आ रही है, तो देखिए इसके पीछे की जो वजह है अब उसको कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिपोर्ट आई हुरून इंडिया लिस्ट की और ये रिपोर्ट हर साल ये पेश करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने एनएसई को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें बीएसई के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। तो सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के अंदर एनएसई को लेकर के क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से वो इम्पैक्ट दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है हुरून इंडिया की, इसका नाम है 2024 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500, इस रिपोर्ट का नाम है, जिसमें ये देश की टॉप 500 कंपनीज के बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं। इसमें अनलिस्टेड कंपनियों का जो स्पेस है, क्योंकि एनएसई किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनियों के स्पेस में एनएसई जो है सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनी है। 4,70,000 जो हम बार बार बोल रहे हैं। 2023 के मुकाबले अगर हम देखें, पिछले साल, ये 2024 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, तो 2023 के मुकाबले वैल्यूएशन में तकरीबन 201% की ग्रोथ देखने को मिली है इस रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब अगर इसके एक साल पहले अगर हम देखें तो वहाँ केवल 2.5 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन थी एनएसई की, उसमें एक शार्प जंप हमें एक साल में देखने को मिला है। 201% की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो ये एक बड़ा नंबर है। अगर हम देखें, इसके पहले जो कंपनी थी वो थी सीरम इंस्टीट्यूट, उसको पीछे छोड़ के एनएसई नंबर 1 बना है। और इसके साथ ही ये तो अनलिस्टेड स्पेस की बात हुई है, एनएसई इंडिया की टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज में भी शामिल हो चुका है। उसमें कुछ लिस्टेड भी है, कुछ अनलिस्टेड भी है, लेकिन ये टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज में भी शामिल हो चुका है। तो ये इस रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट है जो बीएसई के स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। हुरून इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है, और ये पिछले 4 सालों से लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज ही अब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन 17 लाख करोड़ है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की और एनएसई की जो आई है वो 4,70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन हुरून इंडिया रिपोर्ट में बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना से ही छोटी कंपनी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज हम जानते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो उससे उसका 3 मल्टीपल ही रिलायंस है एनएसई का। तो ये रिपोर्ट काफी अहम है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें बीएसई पर भी देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल सत्यम। और लगातार हम यहाँ पर जो अनलिस्टेड स्पेस की बात कर रहे हैं कि एनएससी, जैसा कि आपने बताया कि अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में भी वो कहीं ना कहीं देश की सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में से एक है। और अगर हम लिस्टेड प्लेयर्स में भी देखें तो भी टॉप 10 में नंबर तो आता ही है। लेकिन सत्यम, अब आईपीओ की भी बात कर लेते हैं कि आखिर इतने समय से अगर आईपीओ ड्यू है और लगातार इतनी अच्छी वैल्यूएशंस अगर मिल रही हैं, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने बताया 203% का जंप वहाँ से देखने को मिला, तो आखिर जो बाकी के जो रिटेल निवेशक हैं, क्यों ना उनके लिए भी दरवाजे खोले जाए निवेश के? इनफैक्ट अंकित, सिर्फ रिटेल निवेशकों के लिए नहीं, ये जो जिस स्पेस में काम करते हैं उसके लिए भी आईपीओ लाना जरूरी रहेगा, क्योंकि देखिए 1 दशक से बात चल रही है, लगभग 1 डेकेड पहले से ही एनएससी के आईपीओ की बात चल रही है, लेकिन सेबी के कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की वजह से ये आईपीओ रुका हुआ है। ये आईपीओ जरूरी है। एक बार मेरी बात हो रही थी एनएससी के ही एक सीनियर ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया था कि देखिए हम जो काम करते हैं, जब आप आईपीओ लाते हैं और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनते हैं तो आपको अपनी बुक्स ओपन करनी पड़ती हैं, आप कुछ छुपा नहीं सकते। और ये जिस स्पेस में काम करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के लिए भी, ताकि इनका जो बिजनेस है उसकी और ट्रांसपेरेंट हो, वो बढ़ने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के लिए, लोगों को समझ में आए कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इसके लिए भी आईपीओ लाना बेहद जरूरी है। तो एक लंबे समय से बात चल रही है आईपीओ की, अभी इस पर को लेके कोई क्लियरिटी नहीं आई है। एक और बात है कि जब भी, जैसे बीएसई आप जानते हैं कि एनएससी पे लिस्टेड है, तो इंडिया में सेल्फ लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। तो ऐसे में अगर एनएससी लिस्ट होता है तो वो जाहिर सी बात है बीएसई पर ही होगा या किसी और स्टॉक एक्सचेंज पर होगा, एनएससी पर लिस्ट नहीं होगा। तो इससे और ट्रांसपेरेंसी आने की एक्सपेक्टेशन है कि पूरे हर जैसे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो एक तरीके से बिजनेस को पूरा दिखाते हैं कि इस तिमाही में कंपनी ने क्या किया, क्या नहीं किया, तो इससे काफी कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी। फिलहाल आईपीओ को लेके जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 47,500 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ हो सकता है, पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल ही होगा, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई क्लियर कम्युनिकेशन एनएससी की तरफ से नहीं है। हालांकि एनएससी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी चाहते हैं कि एनएससी का आईपीओ आए, लेकिन कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है जिससे 1 दशक से ही ये मामला चलता जा रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए, तो अब मतलब आपने एक आईपीओ का मोटा मोटा जो इशू है वो हमें समझा दिया कि करीब 47,500 करोड़ रुपए ये रेज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बीएसई के मार्केट कैप को देखें तो वो करीब 74 से 75 हज़ार करोड़ का उनका टोटल जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन इस समय पर एनएससी को दी जा रही है वो कहीं ना कहीं 4.5 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप इस बीच में है। और यही चीज़ हम सत्यम आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर बीएसई और एनएससी में अगर हम फंडामेंटली उनके वॉल्यूम्स को देखना चाहें, वैल्यू वाइज अगर डिफाइन करना चाहें, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर एक्सचेंज है यहाँ पर? देखिए, बीएसई बहुत ही पुराना, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। 1875 में बीएसई की फाउंडेशन हुई थी। एनएससी बना था 1992 में। थोड़ी हिस्ट्री पहले जान लेते हैं। तो बीएसई में सबसे ज़्यादा कंपनियां भी लिस्टेड है, तकरीबन 5,000 कंपनियां बीएसई पर लिस्टेड है। वहीं एनएससी पर 2000 के आसपास, 1992 के आसपास जो मैं अभी आंकड़े देख रहा था, कंपनियां, माफ कीजिएगा, 1600 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं एनएससी पर। अब वैल्यूएशन की बात आपने की, 4.7 लाख करोड़ और ये 76,000 करोड़ की मार्केट कैप बीएसई के पास है। तो जाहिर है तकरीबन 6 गुना से ज़्यादा बड़ी है एनएससी। बीएसई का जो मार्केट कैप है उससे 6 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन है एनएससी की। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि एनएससी जो है वो विश्व का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। एफएनओ ट्रेडिंग पे बहुत अभी वॉल्यूम में भी गिरावट आई, जो सेबी ने रूल्स चेंज किए दिसंबर महीने में, तो उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट तो दर्ज की गई है। एनएससी को नुकसान भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी ये विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनको इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। और ये कुछ कमोडिटीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। इनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एफएनओ के और ईटीएफ्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स एनएससी ऑफर कर रहा है। तो अगर हम एनएससी और बीएसई को कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि बीएसई के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है एनएससी, लेकिन बिजनेस के मामले में भी, ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भी एनएससी काफ़ी बड़ा है। तो इन दोनों की वैल्यूएशन की तुलना तो नहीं की जा सकती। हालांकि बीएसई लिस्टेड है, इसीलिए वो एक मोनोपोली स्टॉक है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका फायदा बीएसई को होता रहता है। बिल्कुल। चलिए, अब सत्यम सारी बातें आपने समझा दी, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जो ऑडियंस है वो समझना चाह रही है कि आज जो 6.5-7% का जो गेन उनको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा है उसको क्या करना चाहिए? क्या वहाँ से एग्जिट कर लें यहाँ पर, या बने रहें एनएससी के जो वैल्यूएशंस हैं उसको देखते हुए कि हाँ उतना रनअप वहाँ तक आ सकता है? क्या करना चाहिए? देखिए, उतने रनअप के लिए तो टाइम चाहिए, क्योंकि 6 गुना तक बढ़ना है मार्केट का।
लेकिन बीएसई के शेयर में क्या करना है, इसको लेके हमारी बात हुई मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी से, और वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जो करेक्शन होनी थी वो हो चुकी, अभी भी इसमें पोटेंशियल बना हुआ है। कंपनी ने 930 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और आने वाले समय में 8 महीने से 1 साल के भीतर ये अपने नए 52 वीक हाई पर पहुंच सकता है। तो उनकी राय है, वो बुलिश है, और उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो पहला टारगेट दिए हैं 5800 का और दूसरा 6400 का। हालांकि उन्होंने बोला है कि आप ऐसे ही मत करिएगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 4905 का। तो 4905 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 5800 और 6400 के टारगेट के लिए आपको बीएसई पे बेट लगानी है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। प्रदीप हल्दर जी काफी बुलिश हैं इस स्टॉक पर, क्योंकि जाहिर सी बात है अंकित, मोनोपोली स्टॉक है, बिजनेस में कुछ कमी है नहीं और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। अभी थोड़े मार्केट गिरी है तो लोगों ने बंद किए हैं, लेकिन हमें भी पता है कि मार्केट को ऊपर जाना ही है और इसका इम्पैक्ट बीएसई पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये थी प्रदीप हल्दर जी की राय, जो 5800 और 6400 के टारगेट बीएसई में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सत्यम। आई थिंक कि बहुत ही बेहतर तरीके से और बड़ी डीप एनालिसिस के साथ आपने ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी, सारी ऑडियंस के सामने। तो देखिए बीएसई के शेयर क्यों भागे ये आप समझ चुके हैं। इसके अलावा बीएसई और एनएसई के बीच में जो वैल्यू गैप है, जो वैल्यूएशन को लेकर के जो एक गेम है, जो कहीं ना कहीं जो एक डिफरेंस बड़ा वहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सब भी हमने आपको बताया। और साथ ही कि आखिर अगर आपके पोर्टफोलियो में इस समय पर अगर ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, उस पर भी हमने अपने एक बड़े ही बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट से उनकी जो राय थी वो आपके साथ शेयर की। लेकिन अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि आखिर आप बीएसई के साथ आगे बने रहना चाहते हैं या फिर आप एग्जिट लेना चाहते हैं। ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, अपने रिस्क को समझते हुए भी किसी भी शेयर में निवेश करें या फिर वहाँ से एग्जिट लें। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें मनी नाइट।